नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए संभल पहुंचा न्यायिक आयोग। 3 सदस्यीय आयोग राज्यपाल को सौंपेगी अपनी जांच रिपोर्ट। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों की महापंचायत आज। महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान की कोर्ट में पेशी आज। कल दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में किया था गिरफ्तार। तेलंगाना में पुलिस से मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर। बीजापुर से सटे मुलुगु जिले में हुई मुठभेड़। मौके से 147 समेत अन्य हथियार बरामद। कोलकाता समेत दुनिया भर में इस्कॉन आज बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना सभा का करेगा आयोजन। बांग्लादेश में एक और हिंदू पुजारी गिरफ्तार। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंच गई। इस टीम की अगुवाई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा कर रहे हैं। 3 सदस्यीय टीम में पूर्व डीजीपी AK जैन और रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल हैं। न्यायिक आयोग की टीम पुलिस की सुरक्षा के घेरे में संभल पहुंची है। हाईकोर्ट में संभल हिंसा को लेकर गठित PIL दाखिल होने के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने न्यायिक आयोग का गठन किया था। आयोग की टीम आज संभल के जामा मस्जिद पहुंचेगी। वैसे तो इस आयोग को विस्तार से रिपोर्ट देनी है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर ठोस जवाब देना है। इसलिए आयोग की जांच के केंद्र बिंदु भी यही 4 होंगे। अधिकारियों के मुताबिक संभल पहुंचकर आयोग की टीम ये पता करने की कोशिश करेगी कि वहां हिंसा अचानक हुई या सुनियोजित थी। इस हिंसा के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था। इसके अलावा आयोग ये भी जांचने की कोशिश करेगी कि कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या प्रबंध किए। अन्य 2 सवालों में किन कारणों या हालातों में हिंसा की घटना हुई और ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए। इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि संभल प्रशासन ने अब तक हिंसा को लेकर क्या रिपोर्ट तैयार की है। जांच आयोग हैं वो अपना काम खुद करेंगे। वो अपना तय करेंगे कि किस तरीके से उनको क्या करना है। हमें तो आज बस उनको असिस्ट करना है। जहाँ पे भी वो जाएंगे संभवतः वो स्थल का निरीक्षण करेंगे, वो जो जरूरी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, हमसे जो जवाब तलबी होगी वो सारी चीज़ें हम करेंगे। सिक्योरिटी के लिए उनके साथ प्रॉपर जो फोर्स है, जो बेसिक डेकोरम होता है उसके अनुसार व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जिस स्थल पर वो विजिट करेंगे वहाँ पे भी फोर्सेज पहले से भी तैनात हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी है। और उसके बाद अगला प्रोसीजर वो अपना स्वयं तय करेंगे कि इसके बाद वो जिस तरीके से उनके निर्देश होंगे उनके अनुरूप का काम होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले में सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। कल जिला न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर होने के वाद की पोषणीयता यानी सुनवाई योग्य होने पर बहस हुई। इस मामले में कल जामा मस्जिद पक्ष ने बहस की और अपना पक्ष रखा। बहस पूरी ना होने की वजह से अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। जामा मस्जिद कमेटी की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अपनी दलील पेश करेंगे। दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल द्वारा अदालत में किए गए दावे के मुताबिक शहर में स्थित जामा मस्जिद पूर्व में राजा महिपाल का किला था। यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर था। मस्जिद की मौजूदा संरचना नीलकंठ महादेव के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर बनाई गई। साल 1175 में पाल वंशीय राजपूत राजा अजयपाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मुगल शासक शमसुद्दीन अल्तमश ने इसे ध्वस्त कर जामा मस्जिद बनाया।
इसका नक्शा समेत सरकारी गेजेटियर भी कोर्ट में पेश किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद शमसी लगभग 840 साल पुरानी है। मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने करवाया। यहां मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं। मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई है। हिंदूवादी संगठनों के लोग उत्तरकाशी की इस मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। इसे लेकर बीते दिनों उत्तरकाशी में बवाल हुआ। बीते 24 अक्टूबर को मस्जिद के खिलाफ संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें पथराव और लाठीचार्ज की घटना में 9 पुलिसकर्मी सहित 27 लोग घायल हुए। हिंदूवादी संगठनों की ओर से आज उत्तरकाशी में महापंचायत बुलाई गई। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए आज उत्तरकाशी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इससे पहले शनिवार को पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बताया कि पूरे कार्यक्रम पर ड्रोन के साथ कैमरों के माध्यम से सतर्क नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। महापंचायत के मद्देनजर पुलिस ने शहर को 7 जोन और 15 सेक्टर में बांटते हुए यातायात डाइवर्ट करने के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इसमें शामिल होने के लिए हिंदूवादी नेता और हैदराबाद के विधायक टी राजा पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी की जो संस्कृति है, उत्तरकाशी के जो मूल जो समाज है उसकी संस्कृति बची रहे और प्रत्येक प्रकार से लोगों को हमने अपने समाज के प्रति जागरण करना है कि यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वो बाहर के व्यक्तियों को ज़मीन न बेचें और अगर वो ज़मीन दे रहे हैं तो पहले उनकी पड़ताल कर लें कि वो किसको ज़मीन बेच रहे हैं, वो उस ज़मीन में क्या करना चाह रहे हैं। नहीं तो जिस प्रकार से अभी आजकल जो मस्जिद का जो मुद्दा जो बना हुआ है अवैध रूप से, क्योंकि वो भी ज़मीन खरीद करके ही पहले वो ज़मीन खरीदी गई और उसके बाद उसमें जो है धार्मिक गतिविधियां प्रारंभ की गई है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई कि ये देवभूमि जो है देवताओं की भूमि है और इस प्रकार के कृत्य जो है यहाँ पे जो असंवैधानिक कृत्य है उनसे लोगों को हमको जागरूक करना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फेंजल पुडुचेरी के पास तट से टकराने के बाद अब शांत पड़ गया। करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटों से टकराने के बाद फेंजल की रफ्तार धीरे धीरे कमजोर हो रही है। चक्रवाती तूफान फेंजल के कारण हुई बारिश में जुड़ी घटनाओं में चेन्नई में 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश में करंट लगने से 3 लोगों सेवानंद, शक्तिवेल और चंदन की मौत हुई। बारिश को देखते हुए आज होने वाली बैंकिंग परीक्षा स्थगित कर दी गई है और चेन्नई में विमान सेवा आज सुबह फिर शुरू हुई। तिरुवल्लुवर, चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम जिलों में औसतन 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। वहीं भारी बारिश से पुडुचेरी में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हुई है। शहर के अधिकांश इलाकों में जलभराव हुआ। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से जारी है। भारतीय सेना ने चक्रवात से प्रभावित पुडुचेरी में एक साहसिक और तेज बचाव अभियान के तहत अब तक बाढ़ में फंसे 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक चेन्नई गैरिसन बटालियन की एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टीम ने कृष्णानगर क्षेत्र में बचाव अभियान शुरू किया और यहां से सेना ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और शांति के लिए आज दुनिया भर के सभी इस्कॉन मंदिरों में वैश्विक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि भारत सहित 150 से अधिक देशों में इस्कॉन केंद्रों पर प्रार्थना सभा की जाएगी। इसके तहत श्रद्धालु हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना भी। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हाल ही के दिनों में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और हमले हो रहे हैं। इसे लेकर भारत सरकार भी बांग्लादेश सरकार से शांति कायम करने की अपील कर रही है। बांग्लादेश में हिंदू संतों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। चिन्मय प्रभु के बाद बांग्लादेश में एक और संत श्यामदास को गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने श्यामदास की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए इसकी पुष्टि की। श्यामदास की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब चिन्मय प्रभु से मिलने के लिए गए थे। बांग्लादेश में संतों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन ने सोशल मीडिया पर आक्रोश जताया। राधा रमन ने श्यामदास की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि आप लोग ही बताएं कि क्या ये संत कहीं से आतंकवादी नजर आता है।
बात आम आदमी पार्टी की, जिसके विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के मामले में आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2023 के एक फिरौती मांगने के मामले में कल नरेश बालियान की गिरफ्तारी हुई। आज बालियान को द्वारका कोर्ट में पेश किया जाना है। दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई एक ऑडियो क्लिप के बाद सामने आई और उसकी जांच भी की गई। वायरल वीडियो क्लिप में नरेश बालियान गैंगस्टर अमित सांगवान के बीच व्यापारियों से फिरौती मांगने की संबंधी बातें सामने आई हैं। 2023 के इस कथित जबरन वसूली मामले में अपराध शाखा द्वारा नरेश बालियान से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आप विधायक नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। इसमें गैंगस्टर और बालियान के बीच बातचीत रिकॉर्डेड थी। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को गैंगस्टर और वसूली वाली पार्टी बताया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के लगातार दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाने के चलते ये सब हो रहा है। आपने वीडियो क्लिप को फर्जी बताया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा इस मामले की लेकर आगे पूछताछ की जा रही है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक का और आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने निकल कर आ चुका है। किस प्रकार से शराब माफिया, फिर उसके बाद बिल्डर माफिया, ड्रग माफिया के बाद अब गुंडों के साथ, गैंगस्टर्स के साथ इनके संबंध है। कैसे फोन पर बात की जाती है कि फिरौती कैसे लेनी है, वसूली कैसे करनी है, ये भी प्रमाण सामने निकलकर आ चुका है। और एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी न केवल भ्रष्ट है बल्कि गुंडों की पार्टी भी है। और ये गुंडागर्दी की वजह से ही आज दिल्ली की ये हालत बन चुकी है। तो आम आदमी पार्टी जो अन्ना हजारे की उंगली पकड़ के आई थी राजनीतिक पटल पे, आज वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरह फिरौती मास्टर और जंगल राज मास्टर बन चुकी है। केजरीवाल ऑल्सो वन ऑफ देम। शराब घोटाले में अंदर गया, मनीष सिसोदिया अंदर गया, सत्येंद्र जैन अंदर गया, लेकिन आतिशी और केजरीवाल दोनों चुप्पी साधे हैं। उनकी जबान नहीं खुल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो दुनिया सुधारने के चल रहे थे, अपने लोग व्यवसायियों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करते हुए और अभी तक वो चुप्पी है, तो चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? ये भी बताएं कि पुलिस ने झूठा उनका अरेस्ट किया है। केजरीवाल पे कोई हमला नहीं हुआ, तो एक शो मोटो करते हैं, नौटंकी करते हैं, 4 दिन बाद वो इन्हीं का व्यक्ति मिलेगा। भाजपा की सदस्यता तो कोई भी आदमी ऑनलाइन ले सकता है, तो ऐसे अपने लोगों को भाजपा, और भाजपा के भी अगर वो सदस्य होगा तो इनसे तंग आगे होगा। हो सकता है मार्शल होगा, परमानेंट क्यों नहीं हुआ, हो सकता है टीचर होगा, परमानेंट क्यों नहीं हुआ, ये भी कई समस्याएं हैं। तो इसीलिए ये राजनीति है, इसमें केजरीवाल कल को फायर भी करवा सकता है अपने ऊपर। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बैठक की। दिल्ली प्रदेश भाजपा की सभी समितियों की संगठनात्मक बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई और इस बैठक में भाजपा के दिल्ली विधानसभा के सभी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। तेलंगाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 7 माओवादियों को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये मुठभेड़ मुलुगु जिले के एतुराग्राम के जंगलों में हुई और पुलिस ने माओवादियों के कब्जे से एक AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद को बरामद किया। ऐसा बताया जा रहा है कि मृत नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन जवानों ने मुठभेड़ में उन्हें ढेर कर दिया। फिलहाल मुठभेड़ अभी जारी है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रेलवे में यात्री सुविधाओं को लेकर स्थिति दिनों दिन बेहतर होती जा रही है। एसी कोच में यात्रियों के लिए आरामदायक सफर के लिए साफ सुथरी बेडशीट्स और कंबल दिए जाते हैं। वाराणसी स्थित मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में आधुनिक मशीनों से इन बेडशीट्स और कंबल की धुलाई और सफाई की जा रही है। रेलवे द्वारा किए गए इन इंतजामों पर यात्रियों से डीडी न्यूज ने खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं वाराणसी के जो रेलवे की मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री है उसके अंदर हूँ। उद्देश्य है ये दिखाना कि किस तरह से जो दिया जाता है एसी में, बेडशीट हो, पिलो कवर हो या ब्लैंकेट हो, उसकी साफ सफाई कैसे करते हैं ये लोग। ये सॉर्टिंग कर रहे हैं जो आए हुए हैं उनकी। पीछे मशीनें हैं जो अत्याधुनिक हैं, इनका प्रयोग होता है इसकी धुलाई के लिए। आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से साफ सफाई ब्लैंकेट की, बेडशीट की और पिलो कवर की होती है, जो हम लोगों तक जब पैसेंजर बन के हम आते हैं तो हमें मिलती है। सर आप कहाँ जा रहे हैं? हम नई दिल्ली जा रहे हैं। नई दिल्ली जा रहे हैं। ये जो आपको बेड रोल और कंबल वगैरह मिला है, ये किस मतलब साफ सफाई कैसी है? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। साफ सफाई तो ठीक है, अच्छी। तो इस ट्रेन से आप पहली बार यात्रा कर नहीं, रहे हैं? बहुत यात्रा की, काफी यात्रा की। कैसी सुविधा रहती है? सुविधा ठीक है इसके अंदर। इस ट्रेन में तो पहली यात्रा है और काफ़ी साफ सफाई मेंटेन करी हुई है और बेड रोल तो एकदम नीट एंड क्लीन है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो जो लॉन्ड्री है जो 10,000 पैकेट रोज निकालती है, उसका जो फीडबैक है वो ट्रेन में ही पता चलता है जब पैसेंजर उसको यूज करते हैं। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, शिवगंगा ट्रेन, बनारसी स्टेशन, वाराणसी। वोकालिका संत कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी के विवादित बयान से कर्नाटक में विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक पुलिस के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए वोकालिका संत चंद्रशेखर नाथ स्वामी ने कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने इस मामले को भगवान पर छोड़ दिया। वहीं संत ने आगे खेद जताते हुए ये भी कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बयान जुबान की फिसलन थी, ये जानबूझकर नहीं किया गया। अगर पुलिस मेरे मठ में आएगी तो मैं अपने बयान पर स्पष्टीकरण दूंगा। दरअसल संत कुमार चंद्रशेखर नाथ ने किसान समर्थक विरोध प्रदर्शन में भारत में मुसलमानों को मत अधिकार से वंचित करने की मांग वाला बयान दिया था। तभी से इस मामले ने तूल पकड़ा। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने शनिवार को वोकालिका संत कुमारा चंद्रशेखर नाथ स्वामी को एक समन जारी किया, जिसमें उन्हें 2 दिसंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया। शिकायत में कहा गया कि संत का बयान भड़काऊ है और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की धमकी देता है। इसके बाद संत की प्रतिक्रिया सामने आई। आपको बताएं कि संत कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी विश्व वोकालिका महासंघ मठ के प्रमुख हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा विश्व एड्स दिवस के मौके पर आज इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे। इस वर्ष के आयोजन में कई गतिविधियां शामिल होंगी और इसके तहत एक अभिनव प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें नाको द्वारा अपनाए गए डिजिटल तंत्र, सामुदायिक सहभागिता अभियान आधारित दृष्टिकोण से हासिल उपलब्धियां और लाभार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की हस्त निर्मित वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का थीम सॉन्ग भी जारी किया जाएगा, जिसे इसके मूल गायक देव नेगी, मोकोकोजो और अगसी सजीव प्रस्तुत करेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी कश्यप काश पटेल को जांच एजेंसी FBI इन्वेस्टिगेशन का अगला डायरेक्टर नियुक्त किया। काश पटेल ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ स्टाफ, नेशनल इंटेलिजेंस में डेप्यूटी डायरेक्टर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद विरोधी कार्यक्रमों के सीनियर डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। ट्रंप ने काश पटेल की तारीफ करते हुए उन्हें अमेरिका फर्स्ट वाला फाइटर बताया। ट्रंप ने कहा कि काश पटेल ने अपने करियर में भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए न्याय और अमेरिकी लोगों की रक्षा की है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ब्रिक्स सदस्य देश नई मुद्रा ना बनाएं और किसी अन्य मुद्रा का समर्थन भी ना करें जो US डॉलर की जगह ले। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने पर ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह ले पाए। अगर कोई देश ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसे अमेरिका को अलविदा कह देना चाहिए।
आपको बताएं कि भारत को ब्रिक्स में एक मजबूत आवाज माना जाता है, इसलिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान अन्य ब्रिक्स देशों सहित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता का विषय है। सीरिया में विद्रोही गुटों ने अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने सीरिया के कई सैनिकों को भी मार गिराया, जिसके बाद सीरिया ने अलेप्पो के बाकी हिस्सों में अपनी सेना को वापस बुलाया और आगे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों द्वारा शहर के कई हिस्सों को कब्जे में लिए जाने के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। वहीं अलेप्पो में विद्रोहियों के हावी होने के साथ ही रूस की सेना सक्रिय हो गई। सीरिया की मदद में रूस ने लड़ाकू विमानों से विद्रोहियों पर हमले शुरू किए। ये हवाई हमले अलेप्पो और इदलिब प्रांतों में किए गए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमलों में शामिल एक आतंकी को मार गिराया। सेना का कहना है कि अहद आजमी कदीही दक्षिणी इजराइल में किब्स नेर ओज पर हमले का हिस्सा था। इसी के साथ सेना ने यह भी दावा किया कि आजमी कदी गाजा में एक अमेरिकी चैरिटी वर्ल्ड सेंट्रल किचन में काम करता था। अब जहां एक तरफ अहद आजमी कदी के परिवार ने इजरायली सेना पर गैर कानूनी हत्या का आरोप लगाया, तो वहीं वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने भी हमले में शामिल किसी कर्मचारी के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की पुष्टि की। हमास की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच हमास द्वारा बंधकों का एक नया वीडियो जारी किया गया। वीडियो में एक इजरायली अमेरिकी बंधक ने अमेरिकी राष्ट्रपति नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप से अपनी रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की। वीडियो में एक बंधक सैनिक एडन अलेक्जेंडर को भी दिखाया गया, जिसे हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमले के दौरान गाजा में अगवा कर लिया था। एक अंधेरी जगह में दीवार के सहारे बैठा इसे दिखाया गया है। उन्होंने अपना परिचय दिया और अपने परिवार, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित किया। इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हुई कि बंधकों का बयान उनके अपहरणकर्ताओं द्वारा तैयार किया जाता है या नहीं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे क्रूर मानसिक युद्ध करार दिया। ढाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक व्यापार सम्मेलन में बांग्लादेश के बिजनेस लीडर्स ने बिगड़े हालातों पर चिंता जताई। ब्रैक बैंक के प्रबंध निदेशक सलीम आरिफ हुसैन ने सरकार से स्थिति को तुरंत ठीक करने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि हालात अधिक खराब होने पर अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना बहुत मुश्किल होगा। वहीं डीसीसीआई के अध्यक्ष अशरफ अहमद ने भी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को कानून व्यवस्था में सुधार करते हुए निर्बाध गैस और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल के फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना सिंगापुर के चौथी वरीयता प्राप्त जिया हैंग जेसुनते से है। कल लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में जापान को के शोगो ओगावा को हराया था। वहीं महिला एकल के फाइनल में पीवी सिंधु का सामना चीन की वू लुआ यू से। कल सेमीफाइनल में सिंधु ने हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा को 21-12, 21-19 से हराया। वहीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और चीन के डिंग लिरैन के बीच छठे दौर की बाजी आज खेली जानी है। कल डी गुकेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए 5वीं बाजी में गत चैंपियन चीन के लिंग लिरैन से ड्रॉ खेला। लगातार दूसरे ड्रॉ के बाद दोनों खिलाड़ियों के बराबर 2.5 अंक हुए। चैंपियनशिप जीतने के लिए उन्हें अभी भी 5 अंक हासिल करने होंगे। भारत के 18 वर्षीय गुकेश खिताब के लिए अब तक के सबसे कम उम्र के चैलेंजर हैं और उन्होंने बुधवार को तीसरी बार ये बाजी जीती। वहीं 32 वर्षीय लिरैन ने पहली बाजी जीती। दोनों ने दूसरी और चौथी बाजी में अंक बांटे थे। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।